तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 के लास्ट में विल्सन फिस्क इस सिटी का मेयर बन जाता है और इस चीज से मैथ्यू बर्डॉक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जिसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत होती है विल्सन फिस्क के ऑफिस से, जहाँ पे विल्सन फिस्क एज अ मेयर अपनी पहली स्पीच देने की तैयारी कर रहा होता है। तो स्पीच में वो न्यूयॉर्क के लोगों को उसे इलेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके साथ ही वो कहता है कि न्यूयॉर्क ने बहुत सारी चीजें झेली है। न्यूयॉर्क के लोग किसी भी मुसीबत से अपने आप खुद ही बाहर आ सकते हैं। हमें सीने पे खोपड़ी चिपका के घूमते हुए किसी बंदूकबाज की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी मकड़ी जैसे कॉस्ट्यूम पहने किसी जोकर की, और ना ही शैतानी सीन लगाए किसी मसीहा की। और ये सब चीजें मैथ्यू मर्डॉक भी अपने घर में बैठा सुन रहा होता है। तो इसके बाद कहानी फोकस करती है हेक्टर अयाला नाम के एक शख्स पे, जो कि ट्रेन स्टेशन से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोई दो लोग एक आदमी को पीट रहे होते हैं। तब वो उस आदमी की मदद करने की सोचता है, जिस वजह से वो दोनों अटैकर हेक्टर पे अटैक कर देते हैं। तभी इन तीनों के बीच हाथापाई वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तभी उन दोनों अटैकर्स में से एक अटैकर अपना बैलेंस खो के ट्रेन के नीचे आ जाता है, और तब जाके हमें पता चलता है कि ये दोनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स थे। और उस पुलिस वाले के मरने के बाद हेक्टर अयाला को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। और इधर विल्सन फिस्क अपने आने वाले मीटिंग्स को लेकर अपनी सेक्रेटरी से डिस्कस कर रहा होता है। तो यहाँ पर विल्सन फिस्क मेयर तो बन चुका था, मगर मेयर की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो मेयर बनते ही इतने सारे मीटिंग्स में बिजी होकर न्यूयॉर्क से अपना ध्यान हटा ले। तो विल्सन फिस्क की सेक्रेटरी उसे समझाती है कि स्टेक होल्डर्स का भरोसा जीतने के लिए ये शुरुआती मीटिंग्स और इंटरैक्शंस जरूरी हैं। वो आगे ये भी कहती है कि जिन लोगों के साथ विल्सन फिस्क की मीटिंग होने वाली है, उनमें से ज्यादातर लोग विल्सन फिस्क से नफरत करते हैं। जिसके बाद मैथ्यू मर्डॉक को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन किसी केस के सिलसिले में आया हुआ होता है। तभी उसे अचानक से दो पुलिस वालों की आवाज आती है, जो कि हेक्टर अयाला को पीट रहे होते हैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए। तो जिसके बाद मैट हेक्टर अयाला से मिलता है। यहीं पे हेक्टर मैट से कहता है कि उस पुलिस वाले की जान खुद की गलती की वजह से गई थी। वो ट्रेन आने से पहले ही अनबैलेंस हो गया था, जिसके कारण वो ट्रेन से टकरा गया। उसकी मौत एक एक्सीडेंट की वजह से गई थी, न कि हेक्टर की वजह से। जिसके बाद मैट ने डिसाइड कर लिया था कि वो हेक्टर का केस जरूर लड़ेगा। तभी हेक्टर कहता है कि वो मैट की फीस नहीं दे पाएगा। इसके बावजूद मैट इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर विल्सन फिस्क अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है। इसी बीच रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो विल्सन फिस्क खुद गाड़ी से निकल के देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उस गड्ढे को भरने के लिए ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस पर विल्सन फिस्क उन्हें ऑर्डर देता है और उन्हें फौरन उस गड्ढे को भरने के लिए कहता है, जिससे विल्सन फिस्क की फ्री में पीआर हो जाती है और लोगों के सामने उसकी थोड़ी बहुत इज्जत और बढ़ जाती है। इधर लॉ फर्म में क्रिस्टेन और जेरी मैट के इस केस को लेकर नाखुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ये केस लड़ना मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का दुश्मन बनना होगा। तब मैट उन दोनों को समझाता है और बताता है कि हेक्टर पे उसे पूरा भरोसा है। जिसके बाद मैट जेरी को हेक्टर की वाइफ से मिलने भेजता है, और साथ ही उसे कहता है कि उसे उस दिन हेक्टर के बचाए हुए उस विटनेस को भी ढूंढ निकालना है। और यहाँ पर मैट हेक्टर के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहता है, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो कि हेक्टर ने मैट को अभी तक नहीं बताई थी। तो इसके बाद हेक्टर के केस की पहली सुनवाई कोर्ट में हो रही होती है, जिस पर वहाँ मौजूद जज अपोजिशन की बात सुन के हेक्टर अयाला को बेल ग्रांट न करने का फैसला करती है, और ये सुनवाई 2 मिनट में ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हेक्टर अयाला का भरोसा मैट से थोड़ा बहुत टगमगाने लगता है। तो इधर डैनियल अपनी पहुंच का फायदा उठा के बेन यूरिक की भतीजी को विल्सन फिस्क का इंटरव्यू लेने के लिए ले जा रहा होता है। और इसके बाद जब वो विल्सन फिस्क के सामने जाती है, तब विल्सन फिस्क उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में ही सही विल्सन फिस्क के कैंपेन को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट किया था। और यहाँ पर विल्सन फिस्क को पता चलता है कि सामने बैठी लड़की बेन यूरिक की भतीजी है। वो आगे ये भी बताती है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में उसके खबरी से उसे पता चला है कि पुलिस कमिश्नर गैलो अपने पोस्ट से रिजाइन करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का भरोसा फिस्क से उठ जाएगा, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट का भरोसा उठा तो इसका मतलब पूरे न्यूयॉर्क सिटी का भरोसा गया। इधर हम ग्लेन को देखते हैं, जो कि अपनी बुक को लॉन्च कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद लोग ग्लेन का ऑटोग्राफ लेने के लिए एक एक करके लाइन लगाते हैं। तभी ग्लेन के पास एक ऐसा आदमी आता है, जो कि ग्लेन से सीधे तौर पे कहता है कि क्या आप और भी क्लाइंट्स ले रहे हैं। जिस पर ग्लेन कहती है कि वो फिलहाल तो नहीं ले रही, लेकिन वो उस आदमी के लिए अपना शेड्यूल ऊपर नीचे कर सकती है। और वो आदमी देखने में काफी ज्यादा टेंस और घबराया हुआ लग रहा था, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यही आगे चल के इस शो का मेन विलन म्यूज निकले। तो इसके बाद विल्सन फिस्क ऑफिसर सैनहैन की फ्यूनरल में पहुंचते हैं, जहाँ पे उसकी मुलाकात कमिश्नर गैलो से होती है। यहाँ पर कमिश्नर गैलो सीधे तौर पे विल्सन फिस्क को चैलेंज देते हैं कि वो न्यूयॉर्क के मेयर के पोस्ट पे 1 महीने भी नहीं टिकने वाला।
इधर क्रिस्टीन और चेरी हेक्टर की वाइफ से मिलने आए होते हैं, जहाँ पे हेक्टर की वाइफ उनसे पूछ रही होती है कि हेक्टर आखिर बच पाएगा भी या नहीं, जिस पर क्रिस्टीन उसे जवाब देती है कि उसे पूरा भरोसा है कि हेक्टर बेकसूर निकलेगा, मगर इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको करना ये है कि आपको हेक्टर की सुनवाई के दिन कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना होगा। तभी चेरी हेक्टर की वाइफ से कहता है कि उसे कोर्ट में पेश करने के लिए हेक्टर की खोज चाहिए। जिसके बाद चेरी जैसे ही हेक्टर के रूम में जाके तलाशी लेना शुरू करता है, तब उसके सामने एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अब चेरी ये जान चुका था कि हेक्टर अयाला ही असली व्हाइट टाइगर है, क्योंकि हेक्टर अयाला के रूम से व्हाइट टाइगर वाली कॉस्ट्यूम और उसके साथ ही एक एमुलेट भी मिलता है, जिससे हेक्टर अयाला को उसकी पावर्स मिलती है। इधर मैट और ग्लेन एक डिनर डेट पे आए हुए होते हैं। तभी चेरी मैट को कॉल करके बताता है कि हेक्टर अयाला ही व्हाइट टाइगर है, और अब मैट को पता चल चुका था कि हेक्टर आखिर किस बात को उससे छुपा रहा था। तो अगले दिन मैट सीधे जाके हेक्टर से ये पूछता है कि तुमने आखिर इस बात को मुझसे क्यों छुपाया, जिस पर हेक्टर को भी लगता है कि उसने ये सच छुपा के बहुत ही बड़ी गलती की है। हेक्टर आगे कहता है इस शहर में लोग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं, जिस वजह से किसी को तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हेक्टर डेयरडेविल की भी बात करता है कि अगर डेयरडेविल अभी यहाँ पे होता तो ये क्राइम्स नहीं हो रहे होते। तभी मैट कहता है कि अगर इन्हें इसके बारे में पता चल गया है तो अपोजिशन पार्टी को भी हेक्टर के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कमिश्नर गैलो विल्सन फिस्क के ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आए होते हैं, और इसके बाद विल्सन फिस्क अपना असली गेम खेलना शुरू करता है। तो वो कमिश्नर गैलो को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने रेजिग्नेशन लेटर वापस नहीं लिया तो उसके फैमिली मेंबर में से किसी को भी आँच आ सकती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी कमिश्नर गैलो को अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस लेना पड़ता है। इधर मैट और ऑपोजिशन टीम का लॉयर सीधे जज से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैट जज से कह रहा होता है कि हेक्टर के व्हाइट टाइगर होने का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से उसके व्हाइट टाइगर होने की बात को इस केस से अलग रखा जाए और इस चीज को सबूत बनाकर इस केस में ना जोड़ा जाए। तो अपोजिशन इस बात से आपत्ति जताते हैं, लेकिन मैट यहाँ पे कहता है कि जिस वक्त उस पे अटैक हुआ था उस वक्त हेक्टर ना तो व्हाइट टाइगर के सूट में था और ना ही उसके पास उसकी पावर देने वाली एमुलेट थी। और इसे सुनने के बाद जज भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। इधर मिस यूरिक एक बार फिर से अपना रिपोर्टिंग कर रही होती है, जिस पर इस बार उसका एजेंडा होता है न्यूयॉर्क के लोगों से पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जानना। तो न्यूयॉर्क के लोगों का कहना था कि क्राइम अगर हो भी रहा होगा तो पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, और पुलिस के होने पर भी क्राइम हो जा रही है, जिस वजह से ये पुलिस कोई काम की नहीं। तो इसके बाद चेरी और मैट एक साथ मिलते हैं और न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को देखते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो हेक्टर अयाला का केस जीत पाएंगे। यहीं पर चेरी कहता है कि उसे हेक्टर के बचाए हुए उस विटनेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। तब मैट डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को अब खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसके बाद वो सीधे उसी पुलिस वाले पे नजर रखना शुरू कर देता है जिस पुलिस वाले के साथ हेक्टर का पंगा हुआ था। और उस पुलिस वाले पे पूरे दिन भर नजर रखने के बाद फाइनली मैट मर्डॉक को उसके काम की बात पता चलती है। तो उस पुलिस वाले को कोई फोन करके कहता है कि वो आदमी मिल गया है, और सामने वाला बंदा उस पुलिस वाले को उसके एड्रेस में मिलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो पुलिस वाला उस विटनेस को मारने वाला होता है। तो मैट सीधे चेरी के पास कॉल करता है और उसे अलर्ट रह के एक पार्क में मिलने के लिए कहता है। तो किसी तरीके से मैट उन दोनों पुलिस वालों से पहले उस विटनेस के घर तक पहुंच जाता है। तो मैट उसके दरवाजे पे नॉक करके उसे बताता है कि वो उसी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने तुम्हारी जान स्टेशन पे उस दिन बचाई थी। तो यहाँ पर मैट उस विटनेस को समझा रहा होता है कि वो इकलौता ऐसा शख्स है जो कि हेक्टर को बेकसूर साबित करवा सकता है, और उसे वार्निंग देता है कि तुम्हें मारने के लिए 2 पुलिस वाले यहाँ पे कभी भी पहुँच रहे होंगे। और मैट के ऐसा कहते ही वहाँ पे वो पुलिस वाले पहुँच भी जाते हैं। तब मैट उसे खिड़की के रास्ते से भगा देता है और उसे उस पार्क में भेजकर चेरी से मिलने के लिए कहता है। इसके बाद जब मैट उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, वो दोनों पुलिस वाले मैट को देख के हैरान हो जाते हैं, और उन दोनों पुलिस वाले को जब वो विटनेस उस रूम में नहीं मिलता तो वो मैट को ही पीटने लग जाते हैं। और मैट भी उन दोनों पुलिस वाले की मार चुपचाप से सह रहा होता है, मगर लाइन तब क्रॉस हो जाती है जब उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला मैट को वहीं पे मारने के लिए कहता है। तभी वो पुलिस वाले एक बार फिर से मैट से पूछते हैं कि आखिरकार वो विटनेस कहाँ गया, जिस पर मैट उन दोनों से कहता है कि देख यार, अगर मैं देख पाता तो जरूर बताता। और जिसके बाद वो दोनों पुलिस वाले लाइन क्रॉस कर देते हैं, और जब वो पुलिस वाला मैट के सर पे गन रखा हुआ होता है तब मैट अपने सेल्फ डिफेंस पे उन पे अटैक कर देता है। और यहाँ ये सीरीज नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल सीरीज की ब्रूटैलिटी को क्रॉस कर देता है। तो इस ब्रूटल फाइट के दौरान मैथ्यू मर्डॉक फुल ऑन रेज मोड में उन दोनों पे अटैक कर रहा होता है, जिसमें उन दोनों पुलिस वालों में से किसी का हाथ टूट रहा होता है तो किसी का पैर टूट रहा होता है, किसी के गाल फट रहे होते हैं तो किसी की गाल फट रही होती है। और इस फाइट को देख के ऐसा लगा कि इस सीरीज ने ब्रूटैलिटी के लेवल को काफी सीरियसली लिया है। और इधर हमें देखने को मिलता है कि विल्सन फिस्क और वनेसा ग्लेन के पास एक थेरेपी के लिए आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे विल्सन और वनेसा अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा करने के लिए ये थेरेपी अटेंड कर रहे होते हैं। तब विल्सन फिस्क कहता है कि जब उसके करीबी से उसे गोली लगी थी
तब वो वनेसा को इस बात की जानकारी नहीं दे पाया था और यही रीजन था कि वनेसा से इतने दिन उसे दूर रहना पड़ा था। और जिनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात किस चीज की हो रही है, तो उनके लिए बता दूं कि एको सीरीज के लास्ट में हमने देखा था कि माया लोपेज ने अपने ही अंकल के मुंह पे एक गोली मार दी थी और विल्सन फिस्क उसी चोट की बात कर रहा होता है जिससे वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी उसे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वनेसा पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से गिव अप करती होती है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके बीच पहले जैसा अब सब चीज नॉर्मल हो सकता है, लेकिन विल्सन फिस्क बस वनेसा को खोना नहीं चाहता था। और गाइस यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो यार मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।